हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो फंक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हर बार जेई मेंस में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आज अपन यही चीज़ देखेंगे जेई मेंस 2026 के जनवरी के पीवाईक्यूज की हेल्प से। तो देखो अपने को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे दे रखा है कि हमारे पास में एक एफ एक्स फंक्शन ये वाला है जिसका डोमेन ये दिया हुआ है, तो ये आउटपुट बताना है, जिसका अल्टीमेटली मतलब क्या होगा कि अपने को सबसे पहले इसका डोमेन निकालना है, फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब कुछ निकल जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब देखो डोमेन निकालने में अपने को सेपरेटली फंक्शंस का यूज करना रहता है। जैसे अगर मान लो इस तरीके का फंक्शन दे रखा है तो पहले इसका डोमेन निकाल लो, फिर इसका डोमेन निकाल लो और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। अब यहां पे पहले वाले का डोमेन निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए कि ये वाली जो वैल्यू है ये एक्चुअली में साइन इनवर्स के अंदर लिखी है, जिसका मतलब इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू में कुछ भी यहां पे डालूं, इसका आउटपुट हमेशा -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। तो बस इसी कंडीशन को अपन लगा देंगे, जिसमें पहला कंडीशन क्या हो जाएगा कि ये जो 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2x+3 लिखा है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए -1 से। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो -1 को मैं इधर ले आता हूं, जिससे कि ये +1 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 5 माइनस एक्स ऊपर हो जाएगा 2x+3, नीचे आ जाएगा 2x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, जिसमें अभी देखोगे तो ये हो गया x+8 और यहाँ पे आ गया 2x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब ऐसा सिनेरियो अपने पास में बन जाता है तो हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढते हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट्स -8 हो जाएगा, एक हो जाएगा -3/2। -3/2 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालोगे हमेशा पॉजिटिव आउटपुट आएगा। तुम डाल के चेक भी कर सकते हो, 0 ले लो इधर तो भी अपने को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ऊपर 8 बच रहा है, नीचे 3 बच रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। -8 से -3/2 के बीच में नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। और हमको ये पता है कि -3/2 वाली वैल्यू को हम ले नहीं सकते क्योंकि उस पे 0 बन जा रहा है डिनोमिनेटर, जिससे कि वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यूज अपने को कंसीडर करनी है जहां पे 8 को हम ले सकते हैं। तो पहले वाले केस से ये वाला इंटरवल आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाला केस ले लो। दूसरे वाला केस क्या होगा कि ये जो 5 माइनस एक्स और 3 + 2x है ये एक्चुअली में लेस देन इक्वल टू होना चाहिए -1 से। तो यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो ये अपने पास में देखो इधर -1 आएगा, फिर मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूं, तो यहां पे अपने पास में ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 8 - 3x और अपने पास में 3 + 2x आ जाएगा। जब भी इस तरीके का सिनेरियो बने, यानी कि x का कोफिशिएंट माइनस में अगर तुम्हारे पास में हो, तो सबसे पहले ना ये 8 कहां से आया, यहां तो 2 आएगा। जब भी अपने पास में x का कोफिशिएंट माइनस हो, सबसे पहले x के कोफिशिएंट को प्लस बना लो, तो ये आ जाएगा 3x - 2 और ये अपने पास में हो जाएगा 3 + 2x, या फिर चाहो तो इसको 2x+3 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। -1 से पूरी इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। फिर से यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक तो वैल्यू है -3/2, एक वैल्यू है 2/3। अब क्या होगा, 2/3 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव आउटपुट आएगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और -3/2 तो अपन कंसिडर नहीं कर सकते, तो ये अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा। अब अपने को क्या पता है कि पहला वाला केस भी होना चाहिए एंड सेकंड केस भी होना चाहिए, तो अपन यहीं पे इंटरसेक्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूं पहले तीसरा वाला केस भी निकाल लो, क्योंकि तीसरे वाले केस के साथ भी इंटरसेक्शन लेना है, तो मैं सारी की सारी वैल्यूज का एक साथ ही इंटरसेक्शन ले लूंगा, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लॉग के अंदर ये लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 10 - x जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन 10 होनी चाहिए। अब इतना ही अगर कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एक और चीज का अपने को ध्यान रखना है, वो ये कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ना ये डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में है मतलब इसका आउटपुट ना कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि ई उधर जाएगा तो 10 - x जो है वो कभी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि x कभी भी 9 के इक्वल नहीं अपने को लेना है। तो थर्ड वाले केस में x की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, x आ गया कि ग्रेटर देन 10 माइनस अपन यहाँ पे सॉरी लेस देन 10 है ना, -∞ से 10 हो गया, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 9 को। अब इन सबको अपन एक नंबर लाइन पे पुट कर लेते हैं, कहानी खत्म हो जानी, जिसमें सबसे पहले अपने पास में देखो -8 है, तो -8 यहाँ पे आ गया।
फिर है -3/2, तो -3/2 यहाँ आ गया, फिर है 2/3, फिर क्या है, फिर है 10 और उससे पहले 9 भी है। अब देखो एक एक वैल्यूज को अपन लेके चलते हैं। सबसे पहले वाले पे आ जाओ। पहले वाला क्या कह रहा है कि ये यहाँ पे आ जाएगा और -3/2 ये इधर चला जाएगा। दूसरे वाला केस हमारा क्या कह रहा है कि -3/2 से 2/3, -3/2 से 2/3। थर्ड वाला केस हमारा क्या कह रहा है कि सारी की सारी वैल्यूज होंगी, बस 9 को छोड़ दो और 10 से छोटी, ये है। अब अपने को यहाँ पे कॉमन आउटपुट्स निकालने। कॉमन देखो, तीनों का इंटरसेक्शन लेने का मतलब तीनों में कॉमन क्या क्या है। सबसे पहली चीज तो ये वाला रीजन कॉमन है, ठीक है, जिसमें -8 तीनों में इंक्लूडेड है, तो यहां से अपने पास में x की वैल्यू आएगी -∞ से -8। अब अगले वाला पोर्शन कॉमन है ही नहीं, तो अब कॉमन कहानी यहां से स्टार्ट हो रही है, जहां पे अपने पास में हो जाएगा कि 2/3, जिसपे देखो यहाँ पे भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे भी है और ऊपर भी है, तो 2/3 पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। और ये कहां तक जा रहे हैं हम जा रहे हैं यहाँ पे 10 तक, ठीक है, और ओपन ब्रैकेट 10 पे आ जाएगा। और इसमें से मेरे को 9 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 9 यहां पे नहीं है, तो यहां पे भी नहीं हो सकता। इस चीज का अपने को ध्यान रखना। अब ऐसे वैसे चाहते तो अपन इसको ऐसे भी बना सकते, 2/3 से 9 तक, फिर 9 से 10 तक, लेकिन ये फॉर्मेट इसने ऐसा दे रखा है। तो इसी बेसिस पे अब अल्फा बीटा गामा सबकी वैल्यूज निकाल लो। तो अल्फा मेरे पास में आ गया -8, बीटा की बात करोगे तो वो हो गया 2/3, गामा की बात करोगे तो ये हो गया 10, और डेल्टा की बात करोगे तो ये हो गया 9, ठीक है। तो अब हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये बन गया 11 प्लस 2/3, यानी कि ये हो गया 35/3, ये अपने पास में वैल्यू आ रही। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस सारी की सारी वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से यहां पे किया तो ये आ गया 70, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस बेसिक फंडा को अपने को ध्यान में रखना है, डोमेन कैसे निकाला जाता है। उसके बाद तो क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो ही जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से डोमेन वाला ही कहानी है, और फिर से यहां पे साइन इनवर्स दे रखा है, लेकिन इसके अंदर ये वाली वैल्यू अब मॉड में दे दी है, और इधर फिर से लॉग है, लेकिन लॉग अब न्यूमरेटर में। सबसे पहली चीज तो अपने को पता है साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए, बट इस पे मॉड लगा है। मॉड हमेशा हर वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, तो मॉड के बाद वाले की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, जिसका मतलब लेस देन इक्वल टू, क्योंकि मॉड के अंदर की सारी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होंगी, तो ये वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यानी कि जैसे मॉड, अगर इसको मैं टी बोल दूं, मॉड ऑफ टी लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये घूम फिर के यही आ जाता है, जिसका सिंपल सा मीनिंग हो गया कि इसके अंदर वाली वैल्यू को उठा लो और वही पुराने वाली कंडीशन लगा दो। तो पुराने वाली कंडीशन अगर मान लो मैं लगाऊंगा, तो सबसे पहले अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 3x - 7 और 17 - x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। फिर यहाँ पे इसको प्लस कर देता हूँ और इसका एलसीएम ले लेता हूँ, और यहाँ पे आ गया ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसमें अपने पास में 2x बच गया, और यहाँ पे मेरे पास में बच जाएगा 10 प्लस का, और ये हो गया 17 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट अब अपने को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में जो है -1 है, तो उसको प्लस कर देंगे, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये x - 17 ये लेस देन इक्वल टू 0। अब अपने को क्या करना है, नंबर लाइन पे आ जाओ। यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, एक तो है -5 और एक है 17। तो 17 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालोगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 17 अपन आउटपुट ले नहीं सकते, मेरे को लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो -5 में ले सकता हूँ, 17 नहीं ले सकता। तो x की वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास में -5 से 17। ये मेरे पास में पहला वाला केस हो गया। ऐसे ही दूसरे वाला केस अगर मान लो मैं लूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x - 7 17 - x लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो अभी माइनस आएगा, तो ये -17 प्लस x हो जाएगा, यहाँ पे 17 - x हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, जिसका सिंपल सा मीनिंग हो गया कि ये हो गया 4x - 24, ये अपने पास में आ जाएगा। और यहां पे वैल्यू हो जाएगी 17 - x लेस देन इक्वल टू 0। तो न्यूमरेटर से पहले तो 4 कॉमन ले लो और इसको x - 17 कर दो, इसका साइन बदल दो, ये हमारे पास में आ रहा है।
इसका मतलब मेरे पास में x माइनस 6 और x माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो एस जैसे यहां पे कंडीशन लगा था 6 और 17 दो फैक्टर होंगे, दो पॉइंट है, उनके बेसिस पे ही वैल्यू लिख दो जो अपने पास में यहां पे आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 6, क्योंकि इस पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। चलो इसको ना ऐसे कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 17 आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और अपने को पता है कि 6 पे 0 हो रहा है तो इसको ले लेना है और इस वाली वैल्यू को नहीं लेंगे। तो यहाँ से अपने पास में आ गया माइनस इन्फिनिटी से 6 यूनियन 17 से इन्फिनिटी। अब एक चीज और देख लो, यहाँ पे पहले वाले में हमारे पास में -5 से 17 आ रहा था, ये -5 से 17 की बात अगर करोगे तो यहाँ पे देखो, इसको डायरेक्ट यहीं पहले ही खत्म कर लेता हूं। तो यहाँ पे आ जाएगा -5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 17। तो पहला अपने पास में केस था कि -5 से 17, और दूसरे वाला केस अपने पास में है ये वाली वैल्यू 6 तक, और फिर यहां से यहां। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन तो अपने को क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन है जहां पे x की वैल्यू -5 से हमारे पास में 6 के बीच में आएंगी, दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड दोनों में है, तो ये फाइनली अपने पास इसका आ जाएगा। अब बच गया ये। अब इसमें दो चीजें अपने को देखनी की, यहाँ पे बहुत सारे लॉग हैं। सबसे पहले तो लॉग के अंदर ये वाली जो वैल्यू लिखी है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। ये पॉजिटिव के लिए अपन तुम यहाँ पे देख सकते हो b² माइनस 4ac, b² किया तो 100 हो गया, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 प्लस आएगा, जिसका मतलब इसका d तो लेस देन 0 है। अगर इसका d लेस देन 0 है तो फॉर एवरी x विच इज रियल नंबर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दूसरा कंडीशन, अगर यहाँ पे भी मान लो कुछ इंटरवल अपने पास में आता है जिन x की वैल्यूज पे ये पूरा पॉजिटिव होता है, पहले उनको लेते हैं, फिर दूसरी कंडीशन जो अभी मैं लगाने वाला हूँ उसको लेते हैं, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। बट यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है तो डायरेक्ट वही लगा दो। वो क्या है कि बाहर वाला जो लॉग है उसके अंदर जो ये वैल्यू लिखी है ये भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी लॉग डिफाइन भी होगा। तो अपन यहाँ पे बोल देते हैं लॉग बेस 5, यहाँ पे 7 माइनस लॉग, और इस वैल्यू को ना मैं t बोल देता हूँ, बार बार लिखूंगा तो अननेसेसरली टाइम जाएगा। तो जैसे ही अपन यहाँ पे लिखते हैं तो ये ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब 5 उधर जाएगा, तो 7 माइनस लॉग t ये ग्रेटर देन 5 की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। और तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं log 2 बेस t, 7 माइनस 6 के, तो ये लेस देन 6 हो गया, यानी कि t लेस देन 2 की पावर 6, जिसका मतलब t लेस देन 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 की बात करोगे तो 64 हो जाएगा, यानी कि x² माइनस 10x प्लस 85 माइनस 64 लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, 64 को इधर ले आया हूँ तो यहाँ पे आ गया x² माइनस 10x, और यहाँ पे अपने पास में बच जाएगा एक बच गया और 21 प्लस का, ये अपने पास में बच रहा है। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू बच रही है। अब देखो, अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब अपने को बस इसके फैक्टर करने, ये इक्वल टू 0 क्यों आ गया, लेस देन 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने के लिए मेरे पास में इक्वेशन ये है 10x प्लस 21 लेस देन 0, जिसमें अपने को पता है कि 7 और 3 इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x माइनस 3x प्लस 21, जिसमें एक वैल्यू तो होगी x माइनस 7, दूसरी होगी x माइनस 3 लेस देन 0। यहाँ पे निकालोगे तो अब अपने पास 3 और 7 आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको केवल नेगेटिव चाहिए तो ये वाला पार्ट आ गया। अब पहले वाले के साथ में ले आओ कि पहले वाला केस अपने पास में क्या आउटपुट दे रहा है, वो दे रहा है -5 से 6, तो यहाँ पे -5, यहाँ पे 6, 3 की बात करोगे इसके बीच में है, 7 इसके बाहर। तो पहले वाला केस मेरे पास में ये वाला आउटपुट दे रहा है, दूसरे वाले केस की बात करोगे तो आउटपुट अपने को ये मिल रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, x की वैल्यू 3 ओपन ब्रैकेट 6 पे क्लोज ब्रैकेट, ये आ जाएगा। इसको इससे कंपेयर कर दो, जैसे ही कंपेयर करेंगे अल्फा और बीटा आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी 9, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा, तो ये अपने पास में यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बस बेसिक फंडा फिर से वही लगाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एफ और जी मेरे पास में दो अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि फंक्शनल इक्वेशन के फॉर्म में दिए हुए हैं। ये वाली फंक्शनल इक्वेशन देख के सीधा सीधा माइंड में क्लिक होना चाहिए, ए की पावर एक्स वाला है ये, कि एफ एक्स को अगर मैं ए की पावर एक्स कंसिडर करूं
तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई, जिसको अपन ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई लिख सकते हैं, जो कि एक्चुअली में एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के इक्वल होगा। ठीक है, ये अपने पास में यहाँ पे कहानी। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि हमारे पास एफ एक्स जो है वो ए की पावर एक्स है। अब इसने ये वैल्यू भी दे रखी है, तो एफ ऑफ वन यानी कि ए की पावर वन एक्चुअली में 7 है। तो यहीं से अपन क्या बोल सकते हैं, ए की वैल्यू 7 आ गई, तो एफ एक्स मेरे पास में 7 की पावर एक्स वाला एक फंक्शन दे रखा है इसने। जी एक्स इसने ये वाला दे रखा है। अब देखो ये दोनों अपने को निकालने रहेगा, तभी जाके इस सम की हेल्प से अपन एन की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहां पे आ जाओ कि जो इसने दे रखा है ना, इसी पे बात करते हैं कि जी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इंटू वाई, है ना। मैं यहां पे क्या करता हूं कि जी ऑफ वन की वैल्यू इसने दे रखी है, तो मैं ना एक्स की वैल्यू भी 1 ले लेता हूं, वाई की वैल्यू भी 1 ले लेता हूं, तो ये जी ऑफ वन के इक्वल हो गया, जिसकी वैल्यू 1 है। तो यानी कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जी ऑफ 2 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसमें कुछ मेरे को नजर नहीं आ रहा है कि कौन सा फंक्शनल इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करके उसकी हेल्प से चीजें देखना चाह रहा हूँ। अब जैसे ही x की जगह मान लो मैंने 2 लिया, y की जगह 1 ले लेता हूं, तो यहां पे हो जाएगा 2 इंटू 1, यानी कि ये g ऑफ 3 ये g ऑफ 2 के इक्वल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 है। g ऑफ 4 अगर मान लो मेरे को लेना है, तो फिर से मैं 2 प्लस 2 ले लेता हूं, तो यहाँ पे g 2 इंटू 2 आ जाएगा, जिसका मतलब ऐसा कर लेते हैं इसको ना, ये तो फिर से 4 ही हो जाएगा, g ऑफ 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इसको ना 3 प्लस 1 ले लो, 3 प्लस 1 लोगे तो यहाँ पे 3 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि ये g 4 की वैल्यू g3 के बराबर, जिसका मतलब 1। तो हमेशा चाहे g की कुछ भी वैल्यू हो, वो हमेशा g ऑफ 1 x की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे पुट कर लो, कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है, वो हमेशा g ऑफ 1 यानी कि 1 के इक्वल ही आ रही, जिससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो इसने लिख दिया है, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई जी ऑफ 1, फिर एफ ऑफ 2 डिवाइड बाई जी ऑफ 2, फिर एफ ऑफ 3 डिवाइड बाई जी ऑफ 3, ये सब चलता जा रहा है कहाँ पे, एफ ऑफ एन से डिवाइड बाई जी ऑफ एन के इक्वल, ये 19 इसके इक्वल, जिसका जी ऑफ 1 जी ऑफ 2 जी ऑफ 3 जी ऑफ एन सबकी वैल्यू 1 है, जिसका मतलब डिनोमिनेटर में 1 है, जिसका मतलब उसको लिखो या मत लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, और एफ एक्स हमारे पास में 7 की पावर एक्स है, तो यहां से क्या आ गया, 7 की पावर 1 7 की पावर 2 7 की पावर 3, इस तरीके से चल रहा है 7 की पावर एन तक। अब तो बहुत आसान हो गया, ये सीधा सीधा जीपी है, जीपी में क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, ये अपने पास में आ, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ रही है। अब हम क्या करें, देखो 7 ये इससे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 आ गया, और ये 8 हो गया 0 1, ये अपने पास में आ गया, तो 7 की पावर n माइनस 1 280 ये इंटू ये आ जाएगा, जिसका मतलब यहां से 7 की पावर n इक्वल्स टू 2801 इंटू 6 प्लस 1, ये आ रहा है। अब मैं ऐसा क्यों लिखा हूं, क्योंकि ये कह रहा है कि n किसके इक्वल है, n मतलब 7 की पावर, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको क्लियरली दिख रहा है कि इसका ना जो लास्ट डिजिट होगा वो होगा 7। मैं यहाँ पे इसको पूरा कैलकुलेट करके नहीं देख रहा हूं, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। जब इसका लास्ट डिजिट 7 होगा, तो एक चीज यहाँ पे तुम लोग समझ लो कि 7 की पावर वाला कंसेप्ट अगर मान लो अपन देखें, तो उससे अपन इसको क्लियरली सॉल्व कर सकते हैं। भाई देखो, यहाँ पे 7 की पावर 1 की बात करोगे तो 7 आता है, 7 की पावर 2 की बात करोगे तो लास्ट डिजिट में लिख रहा हूँ 9 आता है, 7 की पावर 3, इसका मतलब इससे 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, 7 की पावर 4 की बात करोगे तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे फिर से 7 मल्टीप्लाई करना तो 1 आ जाएगा, और 7 की पावर 5 अगर देखोगे तो ये फिर से 7 आ जाएगा। ऑप्शंस में तुमको तो 5 6 7 दिख रहा है, अब 7 हो गया, तो जब 7 की पावर 6 होगा तो लास्ट डिजिट ये आएगा, 7 की पावर 7 होगा तो लास्ट डिजिट ये आएगा, लेकिन हमारा लास्ट डिजिट 7 आ रहा है, तो ऑप्शन केवल और केवल 5 सही हो जाएगा। तो बिना मल्टीप्लाई किए हुए भी तुम इस क्वेश्चन के आंसर तक काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें देखो अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में 2 सेट है, एक सेट ए दे रखा है इसने, एक सेट बी दे रखा है, और
फिर अपने को बताने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी कि अपने को सबसे पहले दोनों सेट्स के एलिमेंट फाइंड आउट करने रहेंगे। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले ए सेट की अगर मान लो अपन बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपने पास में डबल मॉड वाला सिनेरियो है। तो मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले अंदर वाले मॉड को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, जिसके लिए अपने को इसका क्रिटिकल पॉइंट पता होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट अगर देखोगे तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 3 की, जिसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अगर मान लो मैं लेता हूँ तो अंदर वाला मॉड पॉजिटिव में खुलेगा, जिसका मतलब बाहर वाला मॉड तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू अपने पास में 1, जिसका मतलब x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो, इसको प्लस माइनस में खोलने का कोई मतलब है नहीं, तुम सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अपने को यहाँ पे क्या पता है कि ना मॉड ऑफ x जो होता है अगर वो लेस देन इक्वल टू a हो तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू ना माइनस a से a के बीच में आती है। ये सिंपल सा फंडा है, इसी को अपन यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x माइनस 6 की वैल्यू ना 1 से माइनस 1 के बीच में होगी। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 6 ऐड कर देता हूँ, ऐड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 से 7 के बीच में क्लोज इंटरवल में होगी, जो कि एक्चुअली में x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से बड़ी भी है, जिसका मतलब सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। अगर यहाँ पे कुछ इंटरवल बनता तो पहले इन दोनों का अपन इंटरसेक्शन ले रहे होते। इसी में दूसरा केस भी ले लो। दूसरा केस क्या है कि जब x लेस देन 3 होगा, जब x लेस देन 3 होगा तो ये वाला मॉड जो है अंदर वाला नेगेटिव में खुलेगा, तो यहाँ पे ये -3 हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इससे ये चला गया, मॉड ऑफ माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ये आ गया। जिसको तुम चाहो तो इसको मॉड x भी लिख सकते हो, ये लेस देन इक्वल टू 1 अपने पास में हो जाएगा, जिसका मतलब सिंपली यहाँ पे अपन बोल सकते हैं x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, और ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं बेसिकली 3 से छोटी हैं, तो सब की सब यहाँ पे भी इंक्लूड हो जाएंगी। अब या तो पहले वाला केस हो सकता है, दूसरे वाला तो अपन दोनों में इंटरसेक्शन ना लेके यूनियन लेंगे, क्योंकि या वाली पॉसिबिलिटी और वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए सेट के अंदर जो भी x की वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इंटीजर्स हैं, तो अपने को बस इन दोनों में इंटीजर देख लेना है। जैसे यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे इंटीजर्स अपने पास में आ जाएगा 5, 6, 7, यहाँ पे -1, 0 और 1। तो अपने पास ए सेट के एलिमेंट हो गए -1, 0, 1, 5, 6, 7, टोटल 6 एलिमेंट है यहाँ पे। ऐसे ही बी सेट पे बात कर लेते हैं। बी सेट के लिए अगर बात करोगे तो सबसे पहले ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। वो खुद ही कह रहा है कि x की वैल्यूज अपने को इंटीजर्स लेनी है, सारी की सारी रियल वैल्यूज लेनी है, जिसमें 1 और 2 नहीं होना चाहिए। ये हो गया। और ये सब ना पोर्शन जो इसने दे रखा है सब 0 के इक्वल होना चाहिए, जिसका मतलब पहले तो ये 0 के इक्वल हो। तो ये 0 के इक्वल कब होगा, जब x इक्वल टू 2 हो या फिर 4 हो, और 1 होना नहीं चाहिए। ये आ गया। दूसरा ये वाला 0 के इक्वल होना चाहिए, जिसका मतलब अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस 2 1 के इक्वल होना चाहिए। ये 1 के इक्वल कब होगा, जब x की वैल्यू या तो 3 हो या फिर 1 हो। ये अपने पास में यहाँ पे कहानी आएगी। लेकिन अपने को यहाँ पे पता है कि अब देखो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यूज क्या क्या आ जा रही हैं, x की वैल्यू अपने पास में 1, 2, 3, 4 आ रही है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ना तो 1 हो सकता है ना x की वैल्यू 2 हो सकता है, तो केवल 2 वैल्यूज होंगी। तो बी सेट का एलिमेंट हमारे पास में 2 आ जाए, 3 और 4। अब अपने को निकालने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ। कहानी क्या है कि इस तरीके से हमारे पास में 2 सेट हैं, जिसमें यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है। यहाँ पे बात करोगे -1, 0, 1, 5, 6, 7, ये अपने पास में ए सेट है, ये बी सेट है। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये अपने पास में। अब देखो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, एक वो फंक्शन जिसके लिए कोडोमेन और रेंज बराबर, यानी कि जो यहाँ पे इस बी सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं वो सब इसकी रेंज होनी चाहिए। जिसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो ए सेट के अंदर एलिमेंट हैं उन सब की इमेज में 3 भी आना चाहिए और 4 भी आना चाहिए। अब सबसे पहले ना अपन इसको उल्टे तरीके से करते हैं कि यहाँ पे मैं ना सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाल लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये अपन कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 64। मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पे होंगे। अब मैं यहाँ पे ना ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए देखो कोई भी फंक्शन या तो ऑन टू हो सकता है या इन टू हो सकता है।
यानी कि या तो उसका कोडोमेन और रेंज बराबर होगा, अगर बराबर नहीं है तो वो इनटू हो जाएगा, है ना। तो इनटू फंक्शन कब होंगे, जब अपने पास में कोई यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर ना हो। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मान लो मैं सारे एलिमेंट्स की इमेज केवल इसी से कर दूं, तो अब हमारे पास में जो कोडोमेन है वो तो 3 और 4 है, लेकिन रेंज इसकी केवल 3 आ रही है। एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक हो सकता है ये वाला कि सबका एलिमेंट जो है वो या इमेज जो है 4 आ जाए, क्योंकि अगर दोनों आ जाएंगे तो फंक्शन ही ऑन टू हो जाएगा। तो अपने को इस तरीके से लेकर चलना है। तो बेसिकली हमारे पास में कितने ऐसे फंक्शंस बने जो कि इनटू फंक्शन है, वो केवल और केवल 2 है। अब तो ऑन टू फंक्शन अगर मान लो मेरे को निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 64 माइनस 2 गया तो अपने पास में 62 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ऐसे टाइप के फंक्शंस का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला वगैरह वैसे चाहो तो होता भी है, एक वीडियो में बनाया भी हूँ नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने के रिगार्डिंग, जो कि ऊपर वाले आई बटन में तुमको दिख रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो वाली वीडियो डाल दूंगा, जिसकी हेल्प से तुम नंबर ऑफ फंक्शंस को काफी आसानी से निकाल सकते हो अलग अलग केसेस में। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अपने को यहां पे इस एफ एक्स फंक्शन का डोमेन बताना है, और ये डोमेन इसने ये दे रखा है, तो ए बी सी डी ई फाइंड आउट करना है। अल्टीमेटली डोमेन ही बताना है, जैसे ही डोमेन पता चल जाएगा तो ए बी सी डी ई की सबकी वैल्यू निकल जाएगी। अब लॉग के बेस में भी वेरिएबल है और यहाँ पे भी वेरिएबल है, तो दोनों कंडीशन अपन लगा देंगे, जिसमें सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि लॉग का जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे इसके फैक्टर कर दो, ये हो गया 70 के फैक्टर 10 और 7 ही हो जाएंगे, जो 17 भी हो जाएगा, तो अपने पास में ये आ जाएगा। तो इसका मतलब 10x को अगर मान लो मैं बाहर लिया तो ये x माइनस 1, माइनस 7 को बाहर लिया तो ये भी x माइनस 1 हो जाएगा। एक फैक्टर 10x माइनस 7, दूसरा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब अपन इन दोनों को नंबर लाइन पे रख देते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 7/10, दूसरा आ जाएगा 1, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों वैल्यूज को अपने को इंक्लूड करना नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। तो हमारे पास यहां से x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 7/10 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये पहले वाला केस आ गया। अभी ये केस पूरा नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि एक और इसके लिए कंडीशन होती है जो बेस वाली होती है कि ये बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब 10x² माइनस 17x प्लस 6 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर्स अगर मान लो करें तो ये हो गया 60, 12 और 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x² माइनस 12x माइनस 5x प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मान लो मैं 2x को कॉमन लूँ तो ये 5x माइनस 6 बन गया, यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो ये भी 5x माइनस 6 बन गया, नॉट इक्वल टू 0। एक फैक्टर हो गया 2x माइनस 1 और एक हो गया 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू ना तो 1/2 होनी चाहिए ना 6/5 होनी चाहिए। तो यहीं से अपन इंटरवल निकाल लेंगे। पहले वाले केस के लिए मेरे पास x की वैल्यूज क्या आ गई कि माइनस इन्फिनिटी से 7/10 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसमें से दो वैल्यूज को माइनस कर दो। मैं ऐसा करके क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये घूम फिर के माइनस ही यहां पे करके लिख रहा है, तो ऐसा फॉर्मेट अभी अपन बना के चल रहे हैं। दूसरा कंडीशन अपने पास में ये वाला है, ये क्या कह रहा है कि 18x² माइनस 11x प्लस 1 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये हो गया 18, 9 और 2 आ जाएगा, यानी कि 18x² माइनस 9x माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहां से अगर मान लो मैं 9x कॉमन लेता हूं तो ये 2x माइनस 1 हो गया, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा, एक फैक्टर 2x माइनस 1 हो गया, एक हो गया 9x माइनस 1। तो यहाँ पे फिर से क्रिटिकल पॉइंट, एक तो हो गया 1/9, एक हो गया 1/2, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को जो चाहिए वो मिल गया ये वाला, यानी कि x की वैल्यू आगे माइनस इन्फिनिटी से 1/9 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। अब सबका ले लेते हैं इंटरवल, है ना, इंटरसेक्शन अपने को लेना रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखो 1/9 यहाँ पे ले लेता हूँ, 1/2 यहाँ पे ले लेता हूँ, इधर वाले में क्या क्या लेना है 7/10। 7/10 की अगर अपन बात करेंगे तो 7/10 कहाँ पे आएगा, 7/10 एक्चुअली में 0.7 है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू 0.5 है, तो इससे भी आगे आएगी, यानी कि यहाँ पे आएगी। और दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू 1 है, 1 तो यहाँ पे आ जाएगी। तो पहले वाला केस अपना क्या कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से ये वाला और ये,
दूसरा केस हमारा क्या कह रहा है, दूसरा केस अपना कह रहा है यहाँ पे -∞ से 7/10, ये वाला हो गया, और इसके बाद 1 से ये। ठीक है, दोनों में अब अपने को कॉमन चाहिए, तो कॉमन अपने को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि -∞ से 1/9 हो गया, फिर उसके बाद 1/2 से 7/10 हो गया, फिर उसके बाद में 1 से इन्फिनिटी हो गई, ये हो। अब इसमें अपने को कुछ वैल्यूज हटानी भी हैं, उस चीज का भी ध्यान रखना है कि ना तो 1/2 हो सकता है ना 6/5। तो 1/2 की बात करोगे तो 1/2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां से ये भी हट गया, और 6/5 जो कि एक्चुअली में 1 से बड़ा है, तो यहां पे कहीं आएगा, तो उसको भी मेरे को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 तो ऑलरेडी हट गया है, तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो अपने पास घूम फिर के ये वाली वैल्यू आ गई, ये इसका इंटरवल आ गया। इससे कर दो कंपेयर, तो ए की वैल्यू अपने पास में 1/9 है, बी की वैल्यू 1/2 है, सी की वैल्यू 7/10 है, डी की वैल्यू 1 है, और ई की वैल्यू 6/5 ये मेरे पास में है। और इसको अपने को घूम फिर के 90 से मल्टीप्लाई करना, तो 90 ही मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, जिससे ये हो गया 10, ये हो गया 45, और ये हो गया 63, और ये अपने पास में 90 हो जाएगा, और ये 18, और 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108 इंटू 90। इससे इसको ख़त्म कर दो, सबको ऐड कर दो। ऐड अगर करोगे तो 8 8 16, 6 लास्ट डिजिट आएगा, है ना, जिसका मतलब 3116 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। वैसे तुम चाहो तो इसको चेक भी कर लेना, 316 ही इसका करेक्ट आंसर आ रहा हो। ठीक है, लास्ट डिजिट भी निकाल लोगे तो सारे ऑप्शन डिफरेंट है, तो बहुत आसानी से अपन यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि फिर से फंक्शनल इक्वेशन टाइप का ही क्वेश्चन है। बस यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये आयोटा वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, इसका सिंपल सा मीनिंग हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से 9 के स्क्वायर तक का, इसको निकाल ही लो चलो। तो m की वैल्यू अपने को मिल जाएगी यहाँ से, इसको निकालोगे तो n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का समय, जो कि होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो यानी कि 2n 19 हो गया ना, और बाई 6 हो जाएगा, 3 से इसको निपटा दो, 2 आ गया, इससे 5 कर दो, तो ये आ गया 15 इंटू 19। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास में ये इक्वेशन को अगर देखोगे तो 3 इंटू एफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ m/19 की अगर बात करोगे तो वो हो गया 15, तो ये आ गया 15/x, ये 5x के इक्वल है। अब मेरे को ये वैल्यू निकालनी है, जिसका मतलब मेरे को एफ एक्स फंक्शन चाहिए। अब जब भी इस तरीके का सिनेरियो दे रखा हो, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x टाइप का फॉर्मेट हो, तो अपने को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधा सा यहाँ पे वैल्यूज को कुछ इस तरीके से रिप्लेस करो जिससे कि ये वाला पोर्शन दूसरी वाली इक्वेशन के साथ में कट जाए। जिसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, x की जगह अगर मान लो मैं 15/x रखता हूँ, तो 3 इंटू 15/x आ जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू ये एफ एक्स हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5 इंटू ये डिवाइड बाई एक्स, ये मेरे पास में यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे को यहाँ पे f ऑफ 15/x को कैंसिल करना है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 3 है। इस वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 2 से, और दोनों इक्वेशंस को लिख देते हैं। तो पहला वाला इक्वेशन 3 इंटू एफ एक्स हो गया, और प्लस 6 इंटू एफ ऑफ 15/x हो गया, ये आ गया 15x के इक्वल। दूसरे वाले इक्वेशन में देखोगे तो पहले इसको लिख दो, तो यानी कि 4 इंटू एफ एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 आ जाएगा, एफ ऑफ 15/x हो गया, और यहाँ पे ये हो गया 75 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 150/x। दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया। यहाँ पे आ गया 5 इंटू एफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ से भी तुम कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 10/x। 10 कहाँ से आ गया, ये आ जाएगा 30। ठीक है, ये 30 आ जाएगा, 5 से 5 को निपटा दो, तो मेरे पास घूम फिर के एफ एक्स एक फंक्शन आ गया, विच इज 3x माइनस 30/x। अगर ये अपने पास में एफ एक्स फंक्शन आ गया, तो अब तो बस वैल्यू ही निकालनी है, कि बस इस वैल्यू को निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 पुट कर दो, तो ये आ गया 15, और माइनस यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो गया 6, यानी कि ये 9 आ जाएगा। एफ ऑफ 2 की बात करोगे तो एफ ऑफ 2 अगर निकालोगे तो ये हो गया 6,
और ये हो गया 15, यानी कि ये -9 आ गया। मेरे को दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो 9 + 9 हो जाएगा, यानी कि 18 हमारे पास में आ जाएगा, जो सी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर अपने पास में यहाँ पे हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब ये कंपोजिट फंक्शन का है। देखो ये रहा यहाँ पे, क्या कह रहा है कि हमारे पास में एफ एक्स फंक्शन है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू दे रखी है, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू इसके बराबर है, तो एफ ऑफ इसकी वैल्यू बतानी। ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, पहले इसी इक्वेशन का यूज अगर मान लो मैं करूं, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 इंटू ये है, ठीक है। इसमें जी ऑफ एफ एक्स अगर मान लो मेरे को निकालना है, तो मतलब जी एक्स फंक्शन में मैं एफ एक्स को पुट कर देता हूं, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। ये अपने पास में 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ एक्स हो जाएगा, और -3 अपने पास में आ जाएगा। ये एक्चुअली में 3x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 72 के इक्वल है। अब ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल हैं और यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि ये एक्चुअली में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इधर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनना चाहिए, तभी जाके दोनों इक्वल भी हो पाएगा। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, जिसका मतलब एफ एक्स की जो भी वैल्यू होगी या एफ एक्स जो भी एक फंक्शन होगा, ये एक्चुअली में एक लीनियर फंक्शन होगा, तभी इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा। बस इतना अपने को पता करना था। इतना अगर पता हो गया तो ये इसने वैल्यू दे रखी है एफ ऑफ 0 की वैल्यू, जिसमें एफ ऑफ 0 पुट करोगे तो अपने पास में यहाँ पे बचेगा बीटा जो कि -3 के इक्वल, तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास में आ गया माइनस अल्फा एक्स -3। अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन का फिर से यूज कर लेते हैं कि 12 आ जाएगा इंटू एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा एक्स -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 इंटू एफ एक्स, तो यानी कि 8 इंटू अल्फा एक्स -3, और ये आ जाएगा -12, और ये सब इक्वल है इसके। अब यहां से मेरे को एक्चुअली में अल्फा निकालना है, तभी जाके आगे ये वाली वैल्यू हम निकाल पाएंगे, जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको खोल दो। जैसे ही खोलोगे तो अपने पास में यहाँ पे देखो लेफ्ट में क्या आ जाएगा 12, और यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर -6 अल्फा एक्स प्लस 9, यहाँ पे आ जाएगा 8 अल्फा एक्स -24 -12 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर -32x प्लस 72। मैं इसको खोल देता हूँ, तो ये आएगा 12 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा -72 अल्फा एक्स, प्लस फिर यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 9 करोगे 108, और यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा प्लस 8 अल्फा एक्स माइनस ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा -36 हो जाएगा। ये एक्चुअली में 3x स्क्वायर -32x प्लस 72। जब भी इन दोनों को इक्वेट कर रहे हो तो सबसे पहले एक चीज देख लो कि कांस्टेंट वाली टर्म जो है सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे इससे इसको अगर सब्ट्रैक्ट अगर अपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -64 अल्फा एक्स, 108 में से ये चला जाएगा तो अपने पास में बच गया 72। चलो कांस्टेंट वाली टर्म दोनों में सेम हो गई है, तो अब कहानी ही खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाले जो टर्म है 3 के इक्वल होना चाहिए, ये वाला टर्म इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी तुम सॉल्व कर रहे हो तो ये जो एक अल्फा का होल स्क्वायर वाली टर्म को छोड़ के जो दूसरी अल्फा वाली टर्म है केवल उसको ले लो, उसी से आंसर अल्फा का आ जाएगा। क्यों आएगा देखो, दोनों को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 12 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 3, यानी कि अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, अल्फा की वैल्यू अब प्लस माइनस 1/2 आ रही है, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि 64 अल्फा इक्वल्स टू 32, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1/2। तो दोनों कंडीशंस के लिए सेटिस्फाई होने के लिए अपने को अल्फा को 1/2 लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोला था केवल सेकंड को भी लेके चलते तो उसी से फाइनली अपने पास में आउटपुट आ जाता। तो मेरे पास एफ एक्स अभी आ गया अल्फा एक्स, यानी कि x/2 -3, ये अपने पास में एफ एक्स आ गया। अब वो कह रहा है एफ ऑफ जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 पहले से ही निकाल लेते हैं ना, ये अपने को दे रखा है। जी ऑफ 2 अगर निकालोगे तो 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 -3, तो ये आ गया 12 और 1 13, यानी कि एफ ऑफ 13 की वैल्यू मेरे को चाहिए। ठीक है, बिना फालतू का एफ एक्स फंक्शन में जी एक्स को पुट करने जाओगे फिर एक्स की वैल्यू पुट करोगे, उससे अच्छा है डायरेक्ट ऐसे निकाल लो। ठीक है, तो एफ ऑफ 13 की वैल्यू अगर निकालोगे तो यहाँ पे आ गया 13/2 -3, 3 को मैं 6/2 लिख देता हूं, तो ये अपने पास में यहाँ पे बच गया 7/2।
जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ये अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाए। काफी अच्छा क्वेश्चन था वैसे ही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें अब अपने को सिग्नम फंक्शन दे रखा है। ठीक है, इसके बारे में मैं काफी बोला भी था कि इस तरीके के क्वेश्चंस की आने की पॉसिबिलिटी अभी काफी ज्यादा है, क्योंकि इस पे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए और रिसेंटली जेईई मेंस में क्या है, मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हालांकि उसको डिफाइन भी ये कर दिया है, केवल यहाँ पे उस वाली वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जब टी इक्वल टू जीरो। अब टी इक्वल टू जीरो की अगर बात करोगे, यानी कि अंदर वाली वैल्यू जो उसके अंदर लिखा है वो जीरो, ये या तो ये जो है एन पाई पे जीरो होता है, ये पाई बाई एन 2n+1 पाई बाई 2 पे होता है। यहाँ पे बात करोगे तो जब साइन एक्स जीरो होता है तब ये होता है, जब ये कॉस एक्स जब जीरो होता है तब कॉट एक्स जीरो होता है। खैर उन वैल्यूज को लेना ही नहीं है, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि पाई बाई 2 का कोई भी मल्टीपल अपने को नहीं लेना है, ना तो ऑड वाला ना इवन वाला, यानी कि ना तो पाई आएगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये सब भी नहीं आएगा, उसके साथ साथ पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 ये सब भी नहीं लेना है। तो हम ना यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग तरीके से चलते हैं कि मैं ना क्वाड्रेंट वाइज चल लेता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बात करोगे तो साइन एक्स भी पॉजिटिव होगा, कॉस एक्स भी पॉजिटिव होगा, टेन एक्स कॉट एक्स सब पॉजिटिव होगा, और सिग्नम फंक्शन के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर तुम लोगे तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा, जिसका मतलब पहले वाले का आउटपुट 1, दूसरे का 1, तीसरे का 1, चौथे का 1, टोटल आउटपुट 4 आ गया। यहाँ पे अपने को देखो एक और चीज ये निकालना क्या है, अपने को एफ एक्स का रेंज निकालना कि क्या क्या आउटपुट पॉसिबल। दूसरा केस ले लेते हैं कि पाई बाई 2 से पाई में अगर मान लो मैं चलता हूं, तो मेरे को क्या पता है कि पाई बाई 2 से पाई ये तो पॉजिटिव होगा, ये 1 आ जाएगा, दूसरे वाला नेगेटिव होगा, ये वाला भी नेगेटिव होगा, और अगले वाला भी नेगेटिव होगा, इससे ये खत्म, तो वैल्यू आ गई -2। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, थर्ड क्वाड्रेंट पाई से 3 पाई बाई 2 में अगर चलोगे तो वहां पे केवल tan पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, शुरू के दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, अगले दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, ये हो गया 0। इसके अगले वाले पे आ जाओ कि 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में जाओगे तो अब अपने को पता है केवल कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव, तो -1 +1 -1 -1 ये अपने पास, इससे ये गया तो ये -2 आ गया। तो एफ एक्स फंक्शन की 0 से 2 पाई में केवल 3 ही वैल्यूज होंगी, तो यहाँ पे इसका रेंज जो है वो आ जाएगा -2 0 और 4। और इसके अलावा और कोई क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 पाई के बाद तो सारी वैल्यूज वापस से फिर से वही कहानी रिपीट होने लग जाएगी। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि सम ऑफ एलिमेंट्स बताना है, तो तीनों का सम कर दो, तो -2 + 0 + 4 ये तो 2 आ गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल और आसान सा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें अपने को यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स को अपने को चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जिसके लिए पहले वाले स्टेटमेंट के बारे में कह रहा है कि ये 1 1 फंक्शन है। अब 1 1 फंक्शन और मैनी 1 फंक्शन को अपन कैसे चेक करते हैं ये तुमको पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की हेल्प से करते हैं या वर्टिकल लाइन टेस्ट की हेल्प से करते हैं, लेकिन हालांकि यहाँ पे वो वाला कहानी यूज होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास में एफ एक्स फंक्शन जो है, जैसे पहले स्टेटमेंट की अगर मान लो मैं बात करूं, तो पहले स्टेटमेंट की जब बात करोगे तो x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एफ एक्स फंक्शन मेरे पास में x/1 + x है। अब मैं ना यहाँ पे दूसरा वाला फंडा, जिसको कि अपन एओडी वाले कंसेप्ट में चैप्टर में पढ़ते हैं, वो कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, जिसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, जिसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि एक्स की हर एक वैल्यू पे आउटपुट एक ही मिलेगा, दो आउटपुट पॉसिबल नहीं है, और वही डेफिनेशन 1 1 फंक्शन की भी है। तो अगर मेरे को एफ डैश एक्स के बारे में पता चल जाए कि वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, कुछ इंटरवल में पॉजिटिव कुछ में नेगेटिव है, क्या कहानी उसकी बेसिकली है, उसके बेसिस पे मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ 1 1 फंक्शन है या मैनी 1। तो अगर एफ एक्स फंक्शन ये है तो एफ डैश एक्स अगर मान लो मैं निकालता हूँ तो अपन कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करते हैं सबसे पहले, फिर क्या करते हैं न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन किया 1 आया, उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 + x हो जाएगा, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर क्या करते हैं न्यूमरेटर को लिखते हैं, उसके बाद डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन भी 1 ही होगा, तो ये घूम फिर के अपने पास 1/1 + x का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पे x की वैल्यू कुछ भी डाल लो, ये आउटपुट हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि नीचे होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, और अपने को इस इंटरवल में वैल्यू डालनी है, तो यानी कि -1 तो अपन यहां पे पुट कर ही नहीं सकते, जिससे नॉट डिफाइन वाला सिचुएशन बने। अब दूसरा केस,
इसी के अंदर का कि जब x लेस देन 0 है, जब x लेस देन 0 है तो मेरे पास एफ एक्स फंक्शन क्या आएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो एफ डैश एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा अपने पास में, यहाँ पे हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर न्यूमरेटर का डिफरेंस, तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर रखा और 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 1 आएगा, जिसकी वजह से माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 1 हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। घूम फिर के अब कहानी हमारे पास ये आ, अब यहां पे भी जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहां पे x इक्वल टू 1 पुट कर नहीं सकते अपन। तो अपने पास f डैश x की वैल्यू चाहे पहले वाले केस में देख लो या दूसरे वाले केस में देख लो, f डैश x जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 है, जिसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब फंक्शन इज 1 1, यानी कि पहला स्टेटमेंट मेरा सही हो गया। ऐसे ही अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट अपने को ये दे रखा है, इसका मैनी वन अपने को चेक करना है। मैनी वन चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, फिर से वही सेम कहानी कि सिंस ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है तो मैं सीधा सीधा एफ डैश एक्स ही निकाल लेता हूं। एफ डैश एक्स अगर अपन निकालेंगे तो अपन क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब ऊपर आ जाओ, सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ गया 2x प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस इससे, फिर माइनस साइन लगा दो और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 8 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 30। अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 36x, ये आ गया। फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 36 और ये 72 हो जाएगा। दूसरे वाले पे आ जाओ, अब देखो दूसरे वाले में ना माइनस साइन को भी इंक्लूड मैं साथ में करते हुए चलूंगा। जब 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में बनेगा पहले 2x क्यूब प्लस का, लेकिन आगे माइनस है तो ये माइनस 2x क्यूब बन जाएगा। फिर बनेगा अपने पास में 8x स्क्वायर, लेकिन उसको भी माइनस में अपन लिख देंगे। अगले वाली टर्म जो है 30 से जब मल्टीप्लाई करो ऑलरेडी माइनस में आएगी तो बाहर प्लस में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 30x, 30 कहाँ से आ गया 60x। फिर माइनस 8 से करोगे तो इसको प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये दोनों, तो डायरेक्ट उससे 8 से ही इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 240 डिवाइड बाई अपने पास में यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 का होल स्क्वायर। अब देख लो कौन कौन कैंसिल हो रहा है, इससे तो ये गया सबसे पहले। अब अपन अगर देखें तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक तो ये है, एक ये है, एक ये, तो बेसिकली मेरे पास में यहाँ पे आ जा रहा है, देखो ये हो गया 12 और ये अपने पास में 16 हो जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देख लेते हैं। अच्छा ये वाली भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इससे ये खत्म हो जाएगी, तो इससे इसको माइनस करोगे तो अपने पास माइनस 12x स्क्वायर आ गया। फिर अब देख लो यहाँ पे कितना आ रहा है 60 और इस 32 से ये 32 गया तो इस 36 को ऐड कर दो तो ये हो गया प्लस 96x। और अब कांस्टेंट वाली टर्म पे बात कर लेते हैं। कांस्टेंट अपने पास में एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर मान लो मैं करता हूं तो मेरे पास में सबसे पहले तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और 23 में से 7 अगर मान लो अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 बचेगा। ये अपने पास में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर मान लो मैं 12 को कॉमन ले लेता हूँ माइनस को, तो ये एक्स स्क्वायर अपने पास में आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 8x और 12 ये प्लस में 4 और ये 14 हो गया। तो बेसिकली अपने पास में ये आ रहा। अभी देखो अभी कहानी खत्म हुई नहीं है, तो यहाँ पे इसके फैक्टर कर दो, फैक्टर करोगे तो 6 और 2 हो जाएंगे, यानी कि x माइनस 2 और x माइनस 6 मैं इसको लिख सकता हूँ। बेसिकली मेरे पास माइनस 12 यहाँ पे x माइनस 6 और x माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 18 8x और ये अपने पास में f डैश x आ रहा है। अब मेरे को बस इसी को चेक करना है। चेक करने के लिए अगर तुम डिनोमिनेटर को देखो तो डिनोमिनेटर में सबसे पहले तो होल स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव होगा, लेकिन जीरो भी हो सकता है, जिसके लिए तुम इसका डी अगर देखोगे तो 64 माइनस 18 इंटू 4 72, तो इसका तो डी ही लेस देन 0 है।
अगर डी लेस देन जीरो है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। चलो अब न्यूमरेटर पे केवल अपने को ध्यान देना है। न्यूमरेटर में अगर तुम देखोगे तो एफ डैश एक्स के बाद अपन क्या करते हैं कि भाई हम क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते हैं, एक 2 आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा। 6 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालोगे तो इसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा, लेकिन आगे माइनस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि कभी तो इसका एफ डैश एक्स किसी इंटरवल में नेगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है, जिसका मतलब यहाँ पे हमेशा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ही नहीं। तो ऐसे फंक्शंस जो होते हैं वो हमेशा मेनी वन फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो पिछले वाला स्टेटमेंट भी सही था, पहले वाला भी और दूसरे वाला भी सही है, तो अपने पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। इस तरीके से अपन फंक्शन वाले क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अपन ने सारे चैप्टर्स को लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, तो वहाँ से जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर लो।